किला लाहौर और आज का मौजू है इसका पाइन बाग। पहले मैं आपको पाइन बाग का मतलब बता दूं। लफ्ज़ तो आपने अक्सर सुना होगा और इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन पाइन के लुग़वी माने से शायद आप वाकिफ़ ना हों। इसके माने हैं जो दर्जे में थोड़ा कम हो। जहाँ जहाँ भी मुग़लों ने बागात बनवाए उनके साइज़ आम तौर पे बहुत बड़े थे, जैसा कि आप शालामार बाग को ही ले लीजिए। किला लाहौर में भी 3-4 बागात हैं और पाइन बाग उन सब में से छोटा है। पाइन का दरअसल लुग़वी माना भी यही है कि एक छोटा सा बाग। ये बाग शाहजहां ने 1632 में तामीर करवाया। ये एक दिलचस्प नक्शे पे मबनी है। आइए मैं आपको इसके नक्शे के बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले इसका हदूद अरबा बता देना ज़रूरी है। इसके शुमाल में खिलवत खाना है, इसके मशरक़ में दीवान ख़ास, इसके जनूब में यहाँ की मोती मस्जिद और इसके मगरब में एक और छोटी सी मस्जिद है जो कभी शाही किला की ख़वातीन इस्तेमाल करती थी। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये पाइन बाग के शुमाल में जो कमरे हैं उनके वस्ती कमरों में से एक कमरा है और मेरे सामने आपको जो एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये दरवाज़ा दरअसल जाता है यहाँ के ज़नाना हमाम को। मतलब ये हुआ कि पाइन बाग को ये दरवाज़ा जो शाही हमाम था और ख़वातीन के लिए मुख्तस था, ये दरवाज़ा उस तरफ खुलता है। इसके बिल्कुल अपोज़िट अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि वहाँ भी एक शाही हमाम है जिसे खिलवत खाना कहते हैं। वो भी शाही किला के जो बादशाह और दूसरे मकीन थे उनके लिए मुख्तस था, लेकिन आम तौर पर वहाँ मर्द हजरात ही जाते। पाइन बाग के चारों जानब छोटे बड़े बहुत से कमरे और बरामदे वाक़या हैं। मसलन यहाँ जो आपको एक लंबी कतार नज़र आ रही है, इसमें 7 छोटे बड़े कमरे और 2 बरामदे आपको नज़र आ रहे होंगे। इन बरामदों की खसूसियत यह है कि इसमें भी उसी तरह के कॉलम यूज़ किए गए हैं जैसे हमें दीवान आम में नज़र आते हैं और ये शाहजहां दौर की एक अहम अलामत है। ये तमाम के तमाम सुर्ख सैंडस्टोन से बनाए गए हैं। हर बरामदे में 2 कॉलम मुकम्मल और 2 कॉलम जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं निस्फ कॉलम हैं जो दीवार के साथ चस्पा कर दिए गए हैं। ये एक कॉलम की बेस है, इस पे वही मोर पंख डेकोरेशन थी जो अब ख़त्म हो चुकी है। इसके बीच में आपको एक सुराख नज़र आ रहा है जो ऊपर के हिस्से को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता था। ये बात तय है कि इन बेसिस के ऊपर जो सतून थे वो हश्त पहलू थे, जैसा कि बाकी किला में हमें मिलते हैं। फिर ये जो बेस है ये चौकोर बन जाती है और यहाँ नीचे की जानिब हमें एक मोल्डिंग नज़र आती है जिसे टेक्निकली साइमा रेक्टा मोल्डिंग कहते हैं। बेस पे एक बैंड चलता है और ये जो बेस नीचे आपको नज़र आ रही है ये दरअसल बरामदे का फ़र्श है और इसके नीचे ये जो बरामदे का फ़र्श है इसे आप समझिए कि फ़र्श से नीचे वाले फ़र्श से तकरीबन 6 इंच ही बुलंद होगा। एक और बैंड के बाद यहाँ हमें एक और डेकोरेटिव मोटिव्स की कतार नज़र आती है। यह एक फ्रीज़ सी बना दी गई है जो यहाँ से शुरू होकर दूर तक चली गई है। ऐसी ही फ्रीजेज़ हमें इस किला के बहुत से दीगर हिस्सों में नज़र आते हैं। मसलन मोती मस्जिद में इसी किस्म की फ्रीजेज़ सफ़ेद संगमरमर में मिलती हैं और फिर यही इसी किस्म की मोटिव वाली फ्रीज़ हमें दीवान आम का जो पहला तख्ता है या जो प्लेटफॉर्म है उसके बॉर्डर पे भी ऐसी ही फ्रीज़ नज़र आती है। पाइन बाग 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। दाएं और बाएं 4-4 बागीचों पर मुश्तमिल 2 हिस्से हैं। इनके बीच में रविशें हैं। बागात को 4 हिस्सों में तकसीम क्यों किया जाता था इसका अभी आपसे मैं तज़किरा करता हूँ। दाएं और बाएं बाग के 4-4 जो बागीचे हैं उनके बीच में एक और रविश है। इस रविश को 3 सतहों में तकसीम कर दिया गया है या इसके 3 लेवल्स हैं और 3 के तीनों लेवल्स को ही ईंटों से तैयार किया गया है। अब ये सवाल कि बागात को 4 हिस्सों में क्यों तकसीम किया जाता है, तो इसकी हिस्टोरिक बैकग्राउंड ये है कि कुरान में जो मुसलमान से ये वादा किया गया है कि जन्नत में 4 नहरें होंगी, मसलन एक नहर दूध की, एक नहर खालिस पानी की, एक शहद की और एक शराब तहूरा की। तो जब इन 4 नहरों को एक मुरब्बा हिस्से में बहाया जाता है तो बाग 4 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि अक्सर मुसलमानों के बागात 4 हिस्सों में मुनक़सिम हैं। अब यहाँ 4 की बजाय हमें 8 बागात नज़र आते हैं और इसकी वजह यह है कि और एक और तज़किरा जो कुरान में मिलता है वो हश्त बहिश्त का है, यानी 8 पैराडाइजेस।
अब इन्हीं बागात को अक्सर 4 की बजाय 8 में मुनक़सिम किया जाता है और यही वजह है कि इस पाइन बाग में भी हमें 8 छोटे छोटे बागीचे मिलते हैं। पाइन बाग के बीच में 3 फव्वारे भी हैं। 2 फव्वारे छोटे और मुरब्बा शक्ल के हैं, जबकि तीसरा फव्वारा निस्बतन बड़ा, ज़्यादा गहरा और मुस्ततील शक्ल का है। छोटे फव्वारे जो हैं वो 4-4 बागीचों के वसत में वाक़े हैं, जबकि बड़ा फव्वारा जो बीच की रविश है उसके ऊपर वाक़े है। ये बात तय है कि जो इस वक्त जो शक्ल हमें इन फव्वारों की नज़र आ रही है ये इनकी असली शक्ल नहीं है। तारीख़ गवाह है कि असल फव्वारे जो थे उनके तमाम बेसिन संगे मरमर से तैयार किए गए थे, वो सब का सब एक ही टुकड़ा था और उनमें वैसा ही इनले वर्क किया गया था जैसा हमें उस फव्वारे में नज़र आता है जो दीवाने ख़ास के बाहर प्लेटफॉर्म पे वाक़े है। पाइन बाग की तज़यीन या जो डेकोरेशन है उसमें सबसे अहम रोल ब्रिक्स यानी ईंटों का है। ये तमाम की तमाम ईंटें जो फ़र्श में इस्तेमाल की गई हैं ये ब्रिक और एज सिस्टम पे हैं, यानी वो इस तरह खड़ी हैं, फ्लैट लटाई नहीं गई, और इनसे 3 किस्म के मोटिव्स बनाए गए हैं। अवलीन ये 8 पहलू मोटिव्स हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ ही बीच में एक मुरब्बानुमा मोटिव्स हैं। इसकी वजह यह है कि जहाँ जहाँ 8 पहलू शक्ल अशकाल एक दूसरे को मिलती हैं, बीच का जो हिस्सा बचता है वो एक मुरब्बा की सूरत इख्तियार करता है। लिहाजा ये मुरब्बा यहाँ ज़रूरी है और इसको स्याह पत्थर से बाकी के हिस्से से अलग करके दिखाया गया है। इससे आगे आएँ तो हमें बॉर्डर्स नज़र आते हैं। इन बॉर्डर्स में एरो नुमा यानी तीर नुमा अशकाल ज़्यादा वाज़े हैं। ये एरोज़ आपको यहाँ इस सिमत में जाते नज़र आ रहे हैं, जबकि अगर आप इस तरफ देखें तो ये एरोज़ उस सिमत जाते हैं। जहाँ ये आपस में आके मिलते हैं वहाँ फिर एक मुरब्बा पैदा होता है और इनको अलग अलग करने के लिए बीच में स्याह पत्थर फिर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ अगर इन ब्रिक्स का एक जायज़ा लें तो आप महसूस करेंगे कि हर ईंट को एक बर्फ़ी नुमा शक्ल में काटा गया है, यानी ये एक छोटी सी रोम्बाइड है या इसकी काइट की शक्ल भी कहते हैं। तीसरा हिस्सा हमें इस जानिब नज़र आता है जहाँ फ़र्श को ईंटें इस्तेमाल करके मुसद्दसों में तकसीम किया गया है, यानी हर शक्ल के 6 पहलू हैं और ये रेगुलर शेप्स की हैं। इनके दरमियान का हिस्सा ईंटों से वाज़े किया गया है और हर 2 मुसद्दसों को अलग करने के लिए स्याह लाइन खींची गई है। ईंटों के काम की खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस अमर से भी लगाइए कि जो 4-4 बागीचों के दरमियान में रविशें हैं उनको अगर आप एक ही नज़र में देखें और उनका भरपूर जायज़ा लें तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे एक आप ईरानी या अफ़गानी कालीन को देख रहे हैं। पाइन बाग के अंदर जो 4-4 छोटे बागीचे हैं उनके चारों तरफ ईंटों से मुज़य्यन रविशें हैं। इनमें बीच बीच में हमें स्याह संगे मरमर की इंसर्शंस भी नज़र आती हैं। 4-4 बगीचों के गिर्दो गिर्द एक सुर्ख पत्थर से बनी हुई एक दीवार या जंगला भी खड़ा था जो वक्त के गुजरने के साथ मस्मार हो चुका है, लेकिन इसके जो बेसिस हैं वो यहाँ आपको अब भी नज़र आती हैं। ये जंगला इस तरह तैयार किया गया था कि जो एक हिस्से में 4 छोटे बागीचे हैं उनके हर 2 तरफ पे ये जंगला आता था, जबकि अंदर की तरफ पे जंगला नहीं था। इस बाग का तीसरा अहम पहलू इसके बोटेनिकल एस्पेक्ट में है, यानी इसके पौधा जात जो इसकी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किए गए। कहते हैं कि जिस वक्त ये बाग अपने अरूज पे था इसमें 3 किस्म के पौधों को ख़ास अहमियत हासिल थी। अवलीन वो पौधे जो फूलदार थे, उनके ज़िम्न में ये ख़ास ख्याल रखा जाता था कि उनका कद बहुत छोटा हो। दूसरे फलदार पौधे, और उनके ज़िम्न में भी ये ख्याल रखा जाता था कि उनका कद भी बहुत छोटा हो। इस सिलसिले में हमें 2 पौधों का तारीख़ में हवाला मिलता है। एक पौधा रेशमीन कहलाता है। रेशमीन एक ख़ास किस्म का फल है, यूँ समझिए कि ये अखरोट के साइज़ का एक माल्टा होता था। उस छोटे से फल को रेशमीन कहते हैं। उसके दरख्त इस बाग में बकसरत थे। दूसरा दरख्त करौंदे का था। करौंदे की ये खूबी बयान की जाती है कि उसका फूल और उसका फल बेशुमार खुशबू और बेशुमार खूबसूरती का हामिल होता है, लिहाजा उसको भी इस बाग में इस्तेमाल किया गया। तीसरे जो हमें पौधे इस बाग में उस वक़्त के हवाले से मिलते हैं उनको हम ड्वार्फ प्लांट्स कहते हैं। ड्वार्फ प्लांट्स वो हैं जिनका ज़िक्र आजकल आपको जापानीज़
یا چائنیز گارڈنز میں بخوبی ملتا ہے، اور ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ 50 سال 60 سال حتیٰ کہ 100 سال تک بھی اگر اگے رہیں تو ان کا قد 1 یا 2 فٹ سے تجاوز نہیں کرتا۔ اس قسم کے پودے بھی اس باغ میں بکثرت تھے۔ پائن باغ کے مغربی جانب جو کمرے تھے ان سے وسطی کمرے سے ملحقہ کہتے ہیں کہ ایک کنواں بھی تھا۔ یہ کنواں خواتین کی مسجد اور پائن باغ کے درمیان واقع تھا، اور یہی کنواں پائن باغ کو، مسجد کو، شاہی حمام کو اور خلوت خانے کو پانی سپلائی کرتا۔ اب یہ کنواں برباد ہو چکا ہے، لیکن اس کے آثار اب بھی باقی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اس باغ کی کہانی ختم ہوئی اور ہمارا پروگرام ہی ساتھ اختتام کو پہنچا۔ خدا حافظ۔